नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स की हम चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। आज हम कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो 4 सिद्धांत दिए हैं उसमें से दूसरा सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात पिछले वीडियो में की जा चुकी है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या नामक जो ये सिद्धांत है मार्क्स का, इसमें मानव का जो विकास है, मानव समाज का आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसको समझाने के लिए उन्होंने एक भौतिक व्याख्या की है। यानी जिस भी तरीके से समाज का विकास हुआ उसमें वो आर्थिक तत्व को प्रधान मान करके और इतिहास की व्याख्या करते हैं अपने हिसाब से। उनका ये मानना है कि जो भी कुछ विकास हुआ है वो एक कोई सीधा एक सपाट विकास नहीं है, ना कोई भगवान या कोई दैवी शक्ति उसके पीछे है, बल्कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने वाला या इसकी दिशा को निर्धारित करने वाला जो मेन तत्व है, जो बेसिक फैक्टर है, वो है आर्थिक तत्व। ये आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार जो है इतिहास, वो उसका निर्धारण हुआ है। इसको ये चीज़ आगे वो जो बोलते हैं, इसको बेसिक नेसेसिटी जो है मनुष्य की, यानी कि लोग जो अपना रोटी कपड़ा मकान घर ये सारी चीज़ें इनके बिना नहीं रह सकते, और ये सब के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत है वो हो गया श्रम, और जो श्रम है यानी कि व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, खुद का पालन पोषण के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए जो भी कुछ मेहनत करता है वो श्रम की कैटेगरी में आता है। और वो श्रम जो है वो ही जीवन का आधार है, सामाजिक जीवन का आधार है। तो इसमें श्रम होगा तो उत्पादन होगा। फिर उत्पादन के साथ चीज़ जुड़ी हुई है कि जिसका पैसा लग रहा है, जिसकी पूंजी लग रही है, वो पूंजीपति हो गया, और जो श्रम कर रहा है वो श्रमिक वर्ग में सम्मिलित मान लिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे इतिहासकार हैं, मार्क्स उनसे सहमत नहीं होते। उन जो ऐसे इतिहासकार जो कि कुछ महान लोगों को, महान घटनाओं को और इन सब चीज़ों को इतिहास का एक बड़ा पार्ट मानते हैं, ऐसा वो कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते। मार्क्स बोलते हैं कि सामाजिक स्तर पर जो भी उत्पादन होता है उससे एक प्रकार का रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ये रिलेशनशिप किस तरह का है कि एक तरफ हो गया पूंजीपति और दूसरी तरफ हो गए श्रमिक। अब उनमें किस प्रकार का रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार का संबंध है, ये चीज़ों को डिसाइड करता है कि ये वो विकास की दशा जो है वो किस प्रकार की रहेगी। उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे मनुष्य के जो संबंध हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे कि उत्पादन, मार्क्स का एक एग्जाम्पल देते हैं कि उत्पादन जब हाथ की चक्की से होता था तो सामंतवाद वाली व्यवस्था प्रचलित थी। जब भाप की चक्की से उत्पादन होने लगा, जब मशीनें मोटर इंडस्ट्रीज आ गई, तो पूंजीपति आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए। तो ये सारी चीज़ें, तो उनका ये कहना है कि जो मध्य वर्ग है उसने उसने जो उत्पादन किया, उसने जो उत्पादन करके और मध्य वर्ग का, श्रमिक वर्ग का जो है, ये क्रांति ला करके, उत्पादन के साधनों में क्रांति ला करके ये पूरे समाज को एक प्रकार से बदल सकते हैं। तो उन्होंने 5 उत्पादन के साधनों के आधार पर जो समाज बदलता है उस समाज के इतिहास को उन्होंने 5 युगों में बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया 5 युगों में, कि इस प्रकार से समाज का जो है विकास हुआ है। आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा सामंती युग, चौथा पूंजीवादी युग और 5वां साम्यवादी युग। तो आदिम साम्यवादी युग के बारे में मार्क्स कहते हैं कि जो पहले एकदम प्राइमरी इनिशियल स्टेज पर जो आर्थिक व्यवस्था थी वो एक साम्यवादी व्यवस्था थी। यानी कि मनुष्य जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कंद मूल फल इन सब से काम चलाता था, शिकार करता था। शिकार कर लिया, सारे लोग उसको मिल कर के खा रहे हैं, सारे लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, कोई शोषक नहीं है, कोई शोषित नहीं है। ये सारा जो इस प्रकार का, मतलब सब पूरी तरीके से समानता थी, सारा चीज़ जो है वो सब लोगों में आपस में इक्वली बंट रही थी।
फिर जब प्रकृति से जितना भी कुछ मिल रहा था उससे जो चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही थी मनुष्य को, तो फिर औजार जो है वो मनुष्य ने औजार जो बनाने शुरू किए। औजारों का जब आविष्कार हुआ, जब आग जलाना सीख लिया मनुष्य ने, तो थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, उत्पादन थोड़ा सा लोग करने लग गए, खेती बाड़ी सी करने लग गए। तो तब जा कर के दो वर्गों में समाज जो है वो बट गया, कार्य के बंटवारे के हिसाब से, कि जो काम करवा रहे हैं वो मालिक हो गए और जो काम कर रहे हैं वो दास हो गए। यानी ऐसा एक वर्ग पैदा हो गया जो कि दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहने लगा, यानी कि मालिक और दास, इन दो में इस प्रकार से समाज बट गया। अब ये दूसरा जो युग आता है इसको दास युग कहा मार्क्स ने। यानी कृषि व्यवस्था, यानी कि खेती बाड़ी और ये सारा चीज़ जो जैसे शुरू हुई, तो उसमें वो जाकर के फिर कौन सी चीज़ का सामने आविर्भाव हुआ, पर्सनल प्रॉपर्टी। यानी कि जब व्यक्ति अपनी ज़मीन पर या इस तरह से खेती बाड़ी करवा रहा है और चीज़ों को उत्पादन कर रहा है, तो जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो मतलब दास लोग या श्रमिक लोग जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन, फिर वो मार्जिन से जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे उसका पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ने लगी, और लोगों ने उससे फिर अपना लग्जरी लाइफ एक तरीके से उस टाइम पर जो भी रही होगी उसको जीना शुरू कर दिया। तो जो गरीब था वो बस काम कर रहा था, मालिक लोग कम थे, गरीब और श्रमिक लोग जो हैं वो ज़्यादा थे। तीसरा युग इन्होंने बताया सामंती युग, यानी कि दास जो है वो मालिकों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद में ज़मीन के गुलाम हो गए। सामंतवादी युग जो था उसमें राजा और उसके सैनिक जो हैं वो सैनिक सामंत जो थे वो भूमि के मालिक होते थे, और चूंकि ज़्यादातर टाइम वो अपना दूसरा राज्य के कार्यों में, प्रजा की सुरक्षा और इन सब कार्यों में बिजी होते थे, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का कार्य जो है वो इन श्रमिकों या दासों के द्वारा किया जाता था। तो ये एक तरीके से मतलब उनका पूरी तरीके से गुलामी वाला जीवन उनका हो गया था, कि किसान दास तो नहीं थे लेकिन वो पूरी तरह से फ्री भी नहीं थे, इंडिपेंडेंट भी नहीं थे। उनको अपने मालिकों की ज़मीन पर खेती करके उनको पूरा वो देना पड़ता था कि प्रॉफिट और ये वो सारा जो फसल और सारी चीज़ें, तो इस प्रकार से वो अपना मेहनत कर रहे थे। और उस मेहनत के बाद में सामंत लोग जो हैं वो किसानों का शोषण भी कर रहे थे, उनको उतना पैसा पूरा नहीं पड़ता था कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करें। फिर अगला युग जो आया वो पूंजीवादी युग था। उत्पादन के जो नए साधन आए, यानी कि मशीन्स जब आ गई, जब औद्योगिक क्रांति जब हो गई, उस औद्योगिक क्रांति के बाद में जितना सारा मैकेनाइजेशन हो गया सब चीज़ों का, तो एक नए प्रकार का पूंजीवादी युग जो है वो प्रारंभ हुआ। और पूंजीवादी युग में औद्योगिक क्रांति एक प्रकार से पूरा उत्पादन प्रणाली में एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज था। यानी कि एक मशीन 10 लोगों का काम कर रही है, तो ऑब्वियसली ये शुरू हुआ कि जितने लोगों के काम की आवश्यकता थी तो वो कटौती हो गई, मशीन जो है वो आदमी का काम करने लगी। तो ये एक प्रकार से धीरे धीरे अब जो ज़मीन के मालिक थे उन्होंने फिर फैक्ट्रीज़ बना ली, इंडस्ट्रीज़ बना ली, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इस प्रकार से पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय इसको दूसरी तरीके से, यानी कि सैलरी मिलने लगी। अब वहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहा था, जो लेबर क्लास जो काम कर रही थी, वो एक तरीके से अपना काम वहाँ करके और सैलरी उनको जो है पूंजीवादी लोग वो दे रहे थे। तो इसमें मार्क्स आगे कहते हैं कि समाजवाद का लक्ष्य पाने के लिए जो भौतिक परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं, वो पूंजीवादी समाज का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो शोषण छिपा हुआ है वो ही परिस्थिति एक प्रकार से जिम्मेदार है, जो आगे जा कर के समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हेल्पफुल हो जाती है। पूंजीवाद के कारण किस प्रकार की चीज़ें सामने आई कि जितना मांग है उससे ज़्यादा पूर्ति होने लगी, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होने लगा, और बेरोज़गारी भी हो गई, कम लोगों को रोज़गार उतना नहीं मिलता था जितने की ज़रूरत थी। तो एक प्रकार से पूंजी जो है वो महत्वपूर्ण हो गई। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो ओनर्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते गए, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उनको प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, और इस तरीके से उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में इजाफा होता चला जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक वर्ग, जो लेबर क्लास थी, वो तो अपना काम कर रही थी, और प्रॉफिट मार्जिन के कारण
ये जो बिजनेस क्लास था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। फिर आगे आता है अपना, इसके बाद में वो चर्चा करते हैं कि सामंतवादी युग किस प्रकार से आया, साम्यवादी युग, सॉरी। पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो सर्वहारा के शोषण पर आधारित है, और एक प्रकार से जब ये चीज़ें लिमिट क्रॉस कर जाती हैं, यानी कि मजदूर को, श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास को ये दिखाई देता है कि अब यदि अब हमने अपने असंतोष को रूप प्रदान नहीं किया, कोई क्रांति नहीं हुई, तो एक प्रकार से हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वो फिर पूरा अपना रिवोल्ट और रेवोल्यूशन करके पूंजीपति वर्ग और उसके पूरे शासन को नष्ट कर देता है। यही क्रांति के बारे में बात की है मार्क्स ने, जो कि एक किस चीज़ में रिजल्ट करती है कि जो एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करेगी। इससे पहले एक थोड़ा सा ट्रांजिशनल फेज की भी बात करते हैं, जिसमें सर्वहारा वर्ग जो है उसका अधिनायकवाद स्थापित होगा, उनको सारा स्वामित्व मिल जाएगा उत्पादन के साधनों का। लेकिन इसके बाद में एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें न तो कोई वर्ग होगा, न कोई किसी का शोषण करेगा, और धीरे धीरे इसी अवस्था में रहते रहते सभी लोग इतने अच्छे हो जाएंगे कि पूरी तरीके से समानता रहेगी, कोई किसी प्रकार की कहीं शिकायत नहीं रहेगी, और धीरे धीरे राज्य जैसी संस्था का, राज्य नाम की संस्था का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, पूरी तरह से उसका एब्सेंटिज्म हो जाएगा। राज्य नामक बाहरी संस्था, यानी कि राज्य नामक कैसे किसी बाहरी कंट्रोल की आवश्यकता उन व्यक्तियों को होगी ही नहीं। तो एक प्रकार से धीरे धीरे ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। तो ये एक तरीके से कार्ल मार्क्स जो हैं वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि इतिहास का अध्ययन जो है वो उन्होंने किया, इतिहास की व्याख्या पूरी की कि किस प्रकार से तब से लेकर अब तक ये समाज कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है, तो उसको आर्थिक तत्व पर पूरी तरह से उन्होंने बेस कर दिया। तो यही इसकी आलोचना के बिंदुओं में लिखा जा सकता है कि आर्थिक तत्व पर उन्होंने बहुत ज़्यादा और बहुत अननेसेसरीली तरीके से स्ट्रेस दिया। जो आर्थिक आधार पर अगर सब सारी जितनी भी घटनाएं हैं उनकी अगर समीक्षा करें तो वो संभव नहीं है। और भी बहुत सारे, मतलब इस आर्थिक तत्व को हटा दिया जाए तो उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन ऐतिहासिक घटनाओं के जिम्मेदार रहे। इतिहास के निर्धारण में उन्होंने किसी भी प्रकार से संयोग नाम का जो तत्व है, कोइंसिडेंस, उसकी कोई चर्चा नहीं की। धर्म की कोई उन्होंने बात नहीं की। राजनीतिक सत्ता जो पूरे तरीके से उन्होंने ये कहा कि सब कुछ जो है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो सिर्फ एक आर्थिक तत्व है। तो बाकी सारे फैक्टर्स, और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे, उनका भी पूरा भूमिका रहती है। मानवीय चेतना की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सृजनात्मक कौशल की बात नहीं की। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जो साम्यवादी युग की जो वो बात करते हैं उसमें एक पॉइंट पर वो वर्ग विहीन तक बात करते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है कि लोग इतने अच्छे हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा समानता स्थापित हो जाएगी कि उनको राज्य नामक कोई बाहरी संस्था या कोई बाहरी कंट्रोल की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अभी तक तो हमारे सामने इस तरह की कोई परिस्थिति आई नहीं है कि ऐसा कुछ हम पहले से प्रिज्यूम कर सकें, इमेजिन कर सकें कि कभी ऐसा कोई समय आ सकता है। तो ये एक तरीके से उनकी कपोल कल्पना ही मानी जा सकती है। इसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।